हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 हम लोग शुरू कर चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस पर बहुत सारी वीडियोस आ चुके हैं, अब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और डाउट्स भी पूछ रहे हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा एक दो वीडियो पेशेंस रखिए, आपके कोई डाउट्स आ जाएंगे। खासकर एक आदर्श बच्चा है, वो बार बार मतलब एक क्वेश्चन दिया, जो जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर अभी दे सकते हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आपने पूछे मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ी देर बाद आप समझेंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। आप बिल्कुल पेशेंसली रहिए, जब आपको समय आएगा तो मैं आपके डाउट का आंसर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड की बात हुई। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग ने बात किया ट्रायंगल मेथड, पैरेलैक्स मेथड और रिफ्लेक्शन की बात की, याद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लेंथ की बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट, इसी तरीके से टाइम की बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट्स, मास की बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट्स, ये सब जरूरत पड़ती है जब हमें क्वेश्चंस देते हैं एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जाने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आपने पूछा था कि एक क्वेश्चन का आंसर तो आप अभी दे सकते हैं, व्हाई वी यूज डिफरेंट यूनिट्स फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी। आपका एक क्वेश्चन था आदर्श का कि भाई एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम अलग अलग यूनिट्स क्यों लेते हैं, तो उसका कारण आपको अभी समझ में आएगा व्हेन वी डिस्कस द लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं बेटे, अगर आपको सुई का नोक, जैसे ये सुई का नोक है, अब इसका डायमीटर निकालना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये बहुत पतला सा, ये मैंने अब इसका डायमीटर निकालना है ना। या आपके पेन का जो आप लेने जाते हैं तो पेन का जो पॉइंट होता है, बाल पॉइंट होता है, उसके भी आप साइज जानते हैं, 0.7, 0.2 है ना, ऐसा करके लेते हैं ना। तो ये तो अगर आपको जानना है एक कितनी छोटी है, वहीं आपको एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की भी डिस्टेंस जाननी है, ये भी डिस्टेंस है, एक तरीके से ये भी डिस्टेंस का ही मेजरमेंट है। तो क्या आप इसको दोनों सेम यूनिट से कर सकते हो, सेम स्केल से कर सकते हो दोनों? अगर छोटी स्केल लेते हो तो ये मेजर करने में प्रॉब्लम होगी, और बड़ी स्केल लोगे तो इसको मेजर करने में समस्या होगी। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके का हम यूनिट लेते हैं, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी का। क्लियर हुआ बात समझ में आई? हाँ, तो जिस तरीके का हमारा मेजरमेंट होगा उस तरीके की हमारी क्या होगी, यूनिट होगी, याद रखना। तो फिलहाल लार्ज यूनिट की बात करें, लार्ज यूनिट के डिस्टेंस कौन कौन से हैं, मतलब जैसे हमें भाई टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके जैसे प्लैनेट है और दूसरे गैलेक्सीज हैं, तो उनकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम मीटर स्केल का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना बेटे, कि अपने बैग से निकाला सेल, अब वो स्केल निकाला, उससे मेजर करना चालू कर दिया, नहीं कर सकते। या आप अपने घर से स्कूल की दूरी भी वो छोटे से स्केल से नहीं निकालने में आपको समझ निकाल सकते हैं, बट कितना मुश्किल होने वाली इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हर जगह अलग तरीके का मेजरमेंट है, अलग तरीके का स्केल है, अलग तरीके का मतलब यूनिट सिस्टम, ठीक है, इसलिए याद रखना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लार्ज यूनिट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। बेटे ये भी डिस्टेंस का मेजरमेंट यूनिट है। इसको क्या कहते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मूव करती है, ठीक है। सन से निकली लाइट या किसी स्टार से निकली लाइट या किसी भी सोर्स से निकली लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, और ट्रेमेंडस स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तब ये लाइट सपोज कर लो यहां निकली और 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ध्यान से समझिएगा, इस स्पीड के साथ लाइट मान लीजिए सोर्स से निकली और 1 साल तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मान लीजिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, 1 लाइट ईयर बोली जाएगी। यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, ठीक है। क्लियर हुई बात? वैक्यूम then the distance traveled by light in 1 year in vacuum is called 1 light year,
1Ly भी लिखते हैं। अब आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटे? तो हम क्या करेंगे, पहले एक साल को 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं पहले उसको काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, है ना? आई बात समझ में? तो 365 डेज को पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे बेटे बताइए? अब आप देखिए 365 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए एक दिन में 24 आवर्स, तो 365 डेज में 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता लग जाएगा कि एक साल में कितने आवर्स होंगे। हम 1/4 को यहाँ मिस कर रहे हैं जानबूझ के, कैलकुलेशन वैसे भी बहुत बड़ा होने वाला है, अब एक अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा हमें, ठीक है? 365/24 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक साल में कितने आवर्स होते हैं इसके बारे में पता लग जाएगा। अगर हम इससे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई 1 आवर में कितने सेकेंड्स होगा, कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो ये एक साल में कितने मिनट्स होते हैं इसकी जानकारी मिल गई। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 60 अगेन बिकॉज 1 मिनट इज ऑफ 60 सेकेंड। तो 65 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर्स में कंप्लीट चेंज हो गया। दैट मीन्स एक साल में होने वाले आवर्स, अगर इसको यहाँ पे किया है तो ये मिनट में बता रहा है, एंड द लास्ट मल्टीप्लीकेशन शोज द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। यानी 365, 24, 60 का जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, देन इट विल टेल द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 सेकेंड इन 1 ईयर। ओके, अब अगर हम इसमें लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई कर, भाई टाइम हो गया, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस आ जाएगा। देन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 365। आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ही कम से कम 5 मिनट लग जाएगा, और हम है ना मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, टाइम लग जाएगा। अगर नहीं दिक्कत होगी तो मैं उसको करके आपको दिखाऊंगा। तो ये वैल्यू बेटे मल्टीप्लाई करने पर आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है, एक दिन मैं आपको पावर्स में डील करना बताऊंगा, कैसे पावर 15 वगैरह आता है। फिलहाल अभी नोट करिए और इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक करिए क्या इतना ही वैल्यू आता है कि कम या ज्यादा आता है। ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन भी चेक हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपके पास पर एप्रोप्रिएट आंसर दिया जाएगा, हालांकि ये वेरीफाइड है, नो प्रॉब्लम इसके। तो ये 1 लाइट ईयर हो गया, यानी एक साल में लाइट द्वारा चली गई डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। अब चूंकि जो हमारे स्टार्स और दूसरे गैलेक्सीज हैं वो इतनी दूरी है कि उनको मीटर में एक्सप्रेस करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, लार्ज यूनिट लेते हैं, लार्ज डिस्टेंस तो लार्ज यूनिट। ओके, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि भाई छोटे डिस्टेंसेस को, जैसे आपके पेन के बॉल पॉइंट को हम लोग इसे मिलीमीटर में लिखते हैं, और जो लार्ज डिस्टेंस होगी उसे किलोमीटर या लाइट ईयर टाइप के डिस्टेंस में लिखेंगे, ताकि एग्जैक्ट मतलब मेजरमेंट में सहायता मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लास 9 में आपने ये पढ़ा, कैलकुलस लॉ आपने पढ़ी होगी, अगर एनसीईआरटी से आपने पढ़ी थी, कि सन हमारा फिक्स्ड होता है और उसके चारों तरफ अर्थ या और प्लैनेट्स का रिवॉल्व करते हैं, पढ़ा। और ये पाथ जो होता है वो सर्कुलर न होकर इलिप्टिकल होता है, और इलिप्टिकल होने पर आप देख सकते हैं कि ये सन और अर्थ के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है। या आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ये डिस्टेंस हमेशा बदलती रहती है, यानी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बदलती रहती है। तो ये डिस्टेंस जो बदलती रहती है, इस हर एक डिस्टेंस को क्या किया जाए, मेजर कर लिया जाए, फिर इसका एवरेज निकाल लिया जाए, यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो जो वैल्यू आएगी इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फॉर्म में देखा जाता है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी जब तक हमारा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ऐसे यूनिट्स रखे जाते हैं जो समय के साथ बदले नहीं। तो ये एवरेज डिस्टेंस भी सन और अर्थ के बीच में बदलने वाला नहीं है, ये बदलने में काफी समय लगेगा, और जब लगेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको लिखते हैं द एवरेज डिस्टेंस
the average distance between center of the sun and center of the earth is called astronomical unit. इसकी वैल्यू होती है 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है मीटर्स में 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो फिलहाल 2 ही हम लोग लिखते हैं और जरूरत पड़ेगी तो और डिस्टेंस, हालांकि होता है 1 पार्सेक, जरूरत पड़ेगी उसको बता देंगे। ये वही लार्ज यूनिट्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत दूरी पे हैं उनकी डिस्टेंस निकालने के लिए। अब जो हमारे आसपास है भाई, एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर्स में निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम चलते स्मॉल मेजरमेंट में, जो हमें हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कैसे हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, यानी हमें स्मॉल यूनिट्स देखते हैं। तो स्मॉल यूनिट्स के लिए जो यूनिट्स डिफाइन किए गए हैं, सबसे पहले तो आता है सेंटीमीटर। इसको आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर्स। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 मीटर की लेंथ लें और उसको 100 इक्वल टाइम्स में डिवाइड कर दें, समझ में आ रही बात, 100 इक्वल टाइम्स में डिवाइड कर दें, तो जो एक पोर्शन होगा वो 1 सेंटीमीटर को बताएगा। यानी 1 मीटर का 100वां हिस्सा आपको क्या बताएगा, 1 सेंटीमीटर। और इसे चाहे बेटे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 100 लिखा है, इसे 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसे 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 पावर 2। और जब हम पावर, जैसे अगर इस टाइप का है समथिंग a पावर b या ऐसे 10 पावर 2, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 10 पावर 2 है और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर 2 अगर प्लस है तो ऊपर जाने पर हो जाएगा प्लस। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -2 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो मिलीमीटर होता है ना। मिलीमीटर क्या होता है बेटे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। और 1000 मिलीमीटर को अभी हम लोग लिखना चाहें तो 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ये 1000 देगा, यानी 10 पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 10 पावर 3 मिलीमीटर। इसको भी इस तरीके से लिखना चाहें तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1000। इसको कैसे करेंगे बेटे, कि 1 मीटर की लेंथ लिए, इसे 1000 इक्वल पार्ट में, कितने 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो एक जो पार्ट निकल के आएगा वो 1 मिलीमीटर होगा। यानी 1 मिलीमीटर जो होगा वो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होगा। ठीक है, अब इसे भी बेटे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/1000 मीटर को 1/10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये स्मॉल यूनिट्स है, और इससे भी स्मॉल यूनिट्स हैं। ये तो आप यूजुअली, जैसे आपका बाल है उसकी चौड़ाई निकालने के लिए मिलीमीटर्स का इस्तेमाल होता है। ये कील होते हैं मोटे मोटे, या नट बोल्ट्स होते हैं, उनकी चौड़ाई, या ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। और चलते हैं अंदर। अब इससे छोटा यूनिट होता है माइक्रोन, या माइक्रो भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन माइक्रोन होता है। नेक्स्ट वन इज 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन क्या होता है बेटे, अगर हम क्या करें, 1 मीटर लेंथ ले लें, ठीक है,
1 मीटर लेंथ को 10 टू द पावर 6 टाइम, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो इतने बार, यानी 1 मीटर लेंथ को हम 10 लाख टाइम्स, बड़ा मुश्किल है लेकिन किया जाता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी इसी को हम कितनी बार 10 लाख टाइम, तो जिसमें एक पार्ट निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मीटर को एम से, सेंटीमीटर को सीएम से, इसका एक नया सिंबल है, ये यू लिखिए, छोटा वाला यू लिखिए और ऐसे निकाल दीजिए, तो ये 1 माइक्रोन होगा ना, यू का छोटा भाई म्यू, इसे बोलते हैं म्यू या माइक्रोन की बात। ठीक है, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, कितना 10 टू द पावर 6 मीटर। फिर इससे छोटा आता है बेटे आपका डी, माइक्रो हो गया, नेक्स्ट आया नैनो, नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनो क्या होता है, इसी तरीके से वो भी होता है, आप इसमें 3 नंबर और जोड़ दीजिए, 1 2 3, ये 10 टू द पावर -9 होता है, 1 nm यानी नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मीटर, है ना। अब ये आपकी जैसे आपके बैक्टीरिया हैं, इन सब की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो माइक्रोन में होती है, इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। नैनोमीटर्स में आपके जो और से छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, एटॉमिक साइज है ना, इन सब में इसको देखा जाता है। इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे आपका है नेक्स्ट एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ निकाले जाते हैं, सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ठीक है, ये डी हो गया, ई हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है बेटे ऐसे लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम KNGSTROM, ए के ऊपर 0 लगाते हैं, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका पिकोमीटर, पिकोमीटर होता है बेटे आपका PM, पिकोमीटर लिखते हैं। ठीक है, ये होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। प्रोसेस वही है जैसा सेंटीमीटर मिलीमीटर को समझा, बस इसके डिवीजन जो होंगे वो और ज्यादा होने लगेंगे। जैसे आपने देखा सेंटीमीटर में 100 बार डिवाइड किए, मिलीमीटर में आपने 1000 बार डिवाइड किया, माइक्रोन में 10 लाख टाइम डिवाइड किया, वैसे अब ये नंबर्स को बोलना मुश्किल है, इस वजह से हम लोग लिख देते हैं कितने बार डिवाइड करेंगे। इसी के आगे बेटे आपका पिकोमीटर के आगे आता है फेम्टोमीटर या इसको बोलते हैं फर्मीमीटर, 2 तरीके से, फेम्टोमीटर भी बोलते हैं या फर्मीमीटर भी बोलते हैं। 1 FM इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो 10 टू द पावर -15 ऑर्डर की होती है, यानी इतने छोटे हमारे न्यूक्लियस होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉलर साइज। आप इसको इमेजिन करेंगे तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप बाल के टुकड़े को लेते चलिए और एक बाल के टुकड़े को समझिए मिलीमीटर में है, तो अगर मिलीमीटर में है तो आप अगर ये लेंथ समझना चाहें तो एक बाल निकालिए और ये सपोज कर लीजिए बाल है, इसको 10 टू द पावर 12 टाइम्स, 10 टू द पावर 12 टाइम मतलब समझते हैं कि ऐसे लिखिए, 12 को 0 लगा दीजिए। अब इसको नंबर आप पढ़ नहीं पाएंगे, कितना मुश्किल होगा, इतनी बार उस बाल को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, कैसे, ऐसे ही, तो आपका जो एक हिस्सा बाल का निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट, देन वो न्यूक्लियस का साइज होगा। आई मीन हाउ मच स्मॉलर इट इज, आप इसको समझ सकते हैं। 10 टू द पावर 12 है, तो है ना, इस तरीके से आप समझिए कि कितना इस छोटे ऑर्डर पे हम फिजिक्स पहुंच चुकी है, जिसको हम है ना इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, इमेजिन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, उतने स्मॉलर डिस्टेंस को भी हम मेजर करने की बात फिजिक्स के जरिए करते हैं। नाउ द क्वेश्चन कि हम अब बताओ कि आप क्यों अलग अलग यूनिट एक ही सिस्टम, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हो। अब आपको न्यूक्लियस भी निकालना है, न्यूक्लियस कितना छोटा है इमेजिन हुआ, उसे क्या किलोमीटर की स्केल से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं बेटे। दैट इज वाई हम फर्मीमीटर यूज करते हैं स्मॉल न्यूक्लियस की साइज निकालने के लिए। वहीं अगर हम इस छोटे से स्केल से सन से और अर्थ के बीच के डिस्टेंस निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कारण इतनी ज्यादा डिस्टेंस है। अगर हम इससे निकालने लगेंगे तो हमें 2-3 जीवन लगेंगे ये डिस्टेंस निकालने में। तो भाई हम एक ही जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं और वो भी कम समय में करना चाहते हैं। दैट इज वाई वी डू सच टाइप ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स, है ना, इन डिफरेंट यूनिट्स। आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर लगी है बेटे तो आप अपने को है ना प्रिपेयर कराने के लिए अपने आप को नोट्स में ये सब सारी बातें लिखिएगा। नोट्स प्रॉपर बननी चाहिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछते रहिए। अच्छा, गिवन होमवर्क के लिए आप क्या कॉपी बनाएंगे, जो भी होमवर्क दिया जाता है उस डेट में उसको लिखेंगे, अगर पॉसिबल है तो विद क्वेश्चन लिखिए,
नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करके लिखिए, लेकिन डेट में होना चाहिए। इससे आपका, क्योंकि आने वाला समय मार्किंग सिस्टम अलग तरीके से होने वाला है, अभी हम आपको अनाउंस नहीं कर सकते, तो इन सब में आपका जो आपका ये वर्क है यही सब पार्ट लेगा। तो आप सोचेंगे कि हम बाद में नकल कर लेंगे, लेकिन जब आपका ये मांगा जाएगा फरवरी में, तो आपके पास इतने रोज के होमवर्क रोज के डेट के साथ करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपको ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो उनको आप तुरंत क्या करें, लिखें और सॉल्व करके उस पर डेट बना के, क्योंकि बात समझिए, घर पे हैं आप, क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्कूल है तो मैंने आपके सामने कॉपी देखी, आपका परफॉर्मेंस देखा, ठीक है। अभी हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो आपका यही वर्क मुझे समझ में आएगा बच्चा अच्छा है या बुरा है, ठीक है। और इसी आधार पे मुझे असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपको कितना नंबर देना चाहिए। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आपको होमवर्क विद डेट एक स्पेशल कॉपी में करनी है, नोट्स अलग कॉपी में करनी है। ये मेरी डिमांड है, फिजिक्स की डिमांड है। अदर सब्जेक्ट्स अपना बताएंगे जैसा होगा उनका अपना, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो क्वेरीज है उसको भेजते जाइए, हमें जब समझ में आएगा, जब हमें लगेगा कि नहीं इस चीज को अब जानने का समय आपका आ गया है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आपने 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, इसमें से आज एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट्स क्यों होता है, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच।